Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello viewers, all of you are welcome in this video. Dear viewers, in this video we are going to learn some prepositions and we shall learn these prepositions in detail stepwise, where they are used and how they are used and what are the rules to use these prepositions. So watch the video till the end so that you can understand use of prepositions easily. तो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में हम कुछ प्रेपोजिशंस लर्न करेंगे, उनमें उस प्रेपोजिशंस की डिटेल कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है और उनके क्या रूल्स हैं, सभी को स्टेप वाइज हम इस वीडियो में सीखेंगे. सो वीडियो को एंड तक देखिए एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट प्लीज. सो लेट्स स्टार्ट. Dear viewers, first of all we are going to learn the preposition on. So let's see its use. Following are the use of on as prepositions. On के नीचे कुछ यूज दिए गए हैं जिनको हम स्टेप वाइज और पॉइंट वाइज लर्न करेंगे कि कहाँ ओन यूज कहा जाता है, किया जाता है और कहाँ पे नहीं. सो फर्स्ट यूज है ओन. ओन का अर्थ होता है पर हिंदी में, के मीनिंग में जब एक चीज दूसरी के सरफेस पे रखी हो. वन थिंग इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अदर. जब एक चीज दूसरे की सतह पर रखी हो, व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द अदर थिंग, जब ये किसी दूसरी चीज के कांटेक्ट में होगी तब हम ओन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल है, हमारे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं नीचे. ऑल द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल. सभी पुस्तकें टेबल पर हैं. सो देखिए ये ओन यहाँ पे प्रीपोजिशंस है. बुक्स और ओन का जो रिलेशंस यहाँ पे शो हो रहा है. सो दिस इज द यूज इन एग्जांपल. नेक्स्ट है ही हैज सैट ऑन हिज हेड. उसके सिर पर सैक है यानी बोरी है या थैला है. तो ओन इन सैक इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द हेड और डायरेक्ट इन टच विद द हेड. यानी सैक सिर के डायरेक्ट ऊपर रखा हुआ है या उसके टच में है. सो वी यूज ओन प्रेपोजिशन. वन थिंग इज ऑन द अदर is placed on other within contact, then we use on preposition. जब एक चीज को दूसरे की कॉन्टेक्ट में ऊपर रखी हो और तब हम on prepositions का यूज करते हैं. नेक्स्ट है she was standing on the roof of a house. वह अपने घर की छत पर खड़ी थी यानी on the roof, यानी on roof के कॉन्टेक्ट में है. So she is standing direct on the roof. She is on contact with the roof. 100 rupees. Next example, 100 rupees note was lying on the road. 100 रुपए का नोट सड़क पर पड़ा था. Now the 100 rupees note was direct in touch with the road. वह रोड के ऊपर पड़ा था, रोड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, टच में था, इसलिए उन प्रेपोजिशन यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है ब्यूटीफुल सीनरी इज हैंगिंग ऑन द वॉल. Now the see, if a scenery is hanging on the wall, it means to say the scenery is direct in contact or on the surface of wall. यानी scenery wall की surface पे टच में है, टंगी हुई है, इसलिए on preposition का यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट यूज है on is used dates and days, बिफोर डेट्स एंड डेज और विद डेट्स एंड डेट्स. ओन का यूज हम डेज और डेट्स के पहले या उनके साथ करते हैं. जब हम डेट्स और डेज का यूज करेंगे देन वी यूज ओन प्रीपोजिशंस. सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव वी शैल विजिट दिल्ली ऑन संडे. नाउ दिस इज संडे एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट डेज देन वी यूज ओन प्रीपोजिशंस बिफोर द डेज. आई वाज बोर्न ऑन मंडे. नाउ on Monday. Now there is day Monday has been mentioned here, so we shall use on prepositions before on. So on Monday दिन का यूज किया गया है यहाँ पे, वो on preposition उसके पहले यूज होगी. The result will be declared on 20th July. ये यहाँ पे here we have mentioned a date.
हमने यहाँ पे तारीख का जिक्र किया है, सो बिफोर डेट वी यूज ऑन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है शी कॉल्ड मी ऑन 10th of this month, उसने मुझे इस महीने की 10 तारीख को बुलाया था। सो दिस इज ऑल्सो डेट, यानी मीन्स इट इज 10 डेट ऑफ ए मंथ, ये किसी महीने की 10 तारीख है, इसलिए हम वी शैल यूज और वी आर यूजिंग ऑन प्रीपोजिशंस हियर। नेक्स्ट रूल वी हैव हियर ऑन विद प्लैनेट्स एंड लैंड्स, हम ऑन का यूज ग्रहों और जमीन के साथ भी करते हैं, उनके साथ हम ऑन यूज करते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। देयर इज नो वाटर ऑन द मून, मून पर कोई पानी नहीं है, दिस इज प्लैनेट एंड वी आर यूजिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन मून देन वी शैल यूज और वी आर यूजिंग ऑन प्रीपोजिशन ऑन द मून। नो मैन लिव्स ऑन द मार्स, मार्स पर कोई आदमी नहीं रहता। सो you see here this is the name of a planet and we are using on preposition here. There is everything available on the earth, धरती पर हर चीज अवेलेबल है, तो this is earth is also planet and we are using on preposition here. Next example, I am very happy to be on my land again, मैं अपनी जमीन पर हो दोबारा वापिस आकर बड़ा खुश हुआ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम लैंड, सो हेयर वी यूज ऑन प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर किसी जमीन की बात यूज करें, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है नो क्रॉप ग्रोस ऑन दिस लैंड बिकॉज इट्स बैरन, इस जमीन पर कोई फसल नहीं होती क्योंकि ये बैरन है। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड एंड we are using on prepositions here. So keep it in mind when we are talking about a planet or land's name or land, then we have to use on prepositions before planets and lands. तो on किसी भी लैंड और प्लैनेट नेम के पहले हम on prepositions का यूज करते हैं, या किसी लैंड की बात कर रहे हो हम वहां पे on preposition उसके पहले यूज होगी। सो नेक्स्ट रूल वी हैव हियर, नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास यहाँ पे है ऑन टाइम, समय पर। जब हमने समय पर कहना है तो हम ऑन टाइम का यूज करेंगे। समय यानी बिल्कुल समय एंड टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एग्जैक्ट एंड करेक्ट टाइम देन वी से ऑन टाइम। फॉर एग्जांपल वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वी रीच द ऑफिस ऑन टाइम, हम ऑफिस में समय पर पहुंचे। ऑन टाइम मीन्स an exact time, the given time. For example, we have to reach the office at 8 o'clock. Then if we reach exact at 8 o'clock then we shall say on time. तो हम on time कहेंगे अगर हम बिल्कुल समय पर पहुंचे हैं, दिए गए समय पर पहुंचते हैं, उससे पहले नहीं, बिल्कुल समय पर, तो हम ऑन टाइम यूज करेंगे। सो ऑन टाइम मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, द टाइम विच इज गिवन टू अस टू रीच समवेयर, देन वी शैल यूज ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव द पियन रैंग द बेल ऑन टाइम। नाउ हियर द बेल हैज बीन रंग ऑन टाइम, तो पियन ने बिल्कुल समय पर घंटी बजाई। वी आर लकी दैट वी वर एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, हम बिल्कुल समय पर, हम भाग्यशाली थे कि हमने समय पर काम खत्म कर दिया है। ऑन टाइम मीन्स हियर दैट विच डेडलाइन had been given to finish the time, so at that time we finished the work, so we shall say on time. We are lucky that we were able to finish the work on time. Next example we have, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है I think I shall hardly be able to call you on time. मुझे लगता है कि मैं मुश्किल से ही तुम्हें समय पर कॉल कर पाऊंगा। So here on time it means the time which has been mentioned or given or told, that is on time. So exact time which we are supposed to reach or do something, that when we finish the some work at that time, then we see on time. So here we use on time. This is the next we have, dear viewers, next rule. On
टू शो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिपेंडेंस। अगर हमने हमारी जिम्मेदारी या किसी पर निर्भरता शो करनी है, देन वी यूज ऑन प्रीपोजिशन। सो एग्जाम्पल वी हैव हियर, ही हैज बर्डन ऑफ हिज फैमिली ऑन हिज शोल्डर। उसका अपने कंधों पर अपने परिवार का बोझ है। नाउ दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग हिज फैमिली। अपने परिवार को सर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इसको शो करने के लिए अगर बोझ हमने कहना कि उसके कंधों पर उसके परिवार का बोझ है, तो वी शैल यूज ऑन his soldier or on soldiers. He has many responsibilities on her head. उसके सिर पर काफी जिम्मेदारियां हैं। तो so when we are talking about responsibilities, so we shall use or we use on preposition. Next, Reet can stand on her own feet. Now it is dependence. On here we have said that when we are talking about a dependence, हम किसी चीज की निर्भरता की बात करें, देन वी यूज ऑन प्रीपोजिशन फॉर दैट। उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। रीत कैन स्टैंड ऑन हर ऑन फीट। रीत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों पर निर्भर मत करो। नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। नाउ ऑन अदर्स, दिस इज ऑल्सो द मैटर ऑफ डिपेंडेंस, सो वी यूज ऑन हियर। टेक इट ऑन योरसेल्फ। इसको अपने पर ले लीजिए। दिस नाउ देयर इज ऑल्सो वी आर टेकिंग सम डिपेंडेंस और दिस टाइप ऑफ सम सेंटेंस, सो वी यूज हियर ऑन प्रीपोजिशंस। सो नेक्स्ट आई रूल वी हैव डियर व्यूअर्स, ऑन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉलोइंग मीनिंग्स। ऑन का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ निम्नलिखित अर्थों में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन कमिंग लेट। लेट आने पर, व्हेन वी कम लेट वी से ऑन कमिंग लेट। ऑन टेलिंग लाई, झूठ बोलने पर। ऑन मेकिंग नॉइज, शोर करने पर। सो सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, लेट आने पर, झूठ बोलने पर, वहां जाने पर। तो इस प्रकार के हमने, इफ वी हैव टू गिव सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, देन वी से ऑन कमिंग लेट, ऑन टेलिंग लाइन, ऑन बीटिंग हिम। So to clarify more, we have here some examples. He was fined on coming late. उसको लेट आने पर जुर्माना लगाया गया। He was fined on coming late. Next example we have, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, you will be punished on telling lie. तुम्हें झूठ बोलने पर पनिश किया जाएगा। So on telling lie. नेक्स्ट है, ऑन टेलिंग लाई ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑफिस। झूठ बोलने पर, इट मीन्स ही हैड टोल्ड लाइड एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्शन और दैट एक्टिविटी ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑफिस। सो टू एक्सेप्ट सच एक्सप्रेशन इन अ शॉर्ट वे, वी से ऑन टेलिंग लाई, झूठ बोलने पर। ऑन कमिंग लेट, लेट आने पर। इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम ऑन प्रीपोजिशंस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हुए हम एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हियर, नेक्स्ट रूल, सम अदर यूजेस विद वर्ब्स। तो डियर व्यूअर्स, ऑन के कुछ वर्ब्स के साथ यूज है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि कीप ऑन, करते रहो या जारी रखो। व्हेन वी हैव टू मेक सम एक्शन कंटिन्यू। कैरी ऑन, लगे रहो। स्विच ऑन, कोई डिवाइस को ऑन करने के लिए। टर्न ऑन, घुमा के चलाना है हमने कोई चीज। मूव ऑन यानी आगे बढ़ना या आगे बढ़ो। गो ऑन का मतलब करते रहो। So to keep the action continue, the meaning of all these phrases here is to keep the action continue. So these prepositional phrases have the meaning that to keep the action continue. इन prepositional phrases का मतलब है कि जब हमने कोई किसी को कहना हो कि अपना काम जारी रखो, तब हम keep on, कैरी ऑन, स्विच ऑन, टर्न ऑन, मूव ऑन, गो ऑन का यूज करते हैं। तो इनके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। वी केप्ट ऑन वर्किंग टिल इवनिंग। हम शाम तक काम करते रहे। इट मीन्स टू से द वर्क, दे कंटिन्यू देयर वर्क टिल इवनिंग, कि उन्होंने अपना काम जो है इवनिंग तक जारी रखा है। यू शुड कैरी ऑन योर वर्क। तुम्हें अपना काम करते रहना चाहिए या इसको जारी रखना चाहिए। तो इट मीन्स दैट ही शुड कंटिन्यू हिज वर्क विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एंड ऑब्स्टेकल। स्विच ऑन द फैन। फैन को ऑन कर दीजिए। इट मीन्स वी हैव टू प्रेस द स्विच ऑफ द फैन सो दैट इट कैन मूव।
नेक्स्ट, प्लीज टर्न ऑन द वाटर टैप, प्लीज टूटी चला दीजिए। टर्न ऑन वाटर टैप का मतलब वाटर की टैप को घुमाकर पानी को चालू कर देंगे। दे वेंट ऑन वर्किंग टिल मिडनाइट, वे मिडनाइट यानी आधी रात तक काम करते रहे। दे वेंट ऑन वर्किंग मीन्स देयर वर्क कंटिन्यूड टिल मिडनाइट, यानी उनका काम आधी रात तक चलता रहा। दे वेंट ऑन मीन्स करते रहे। These are the examples. Next, so dear, this is the own preposition, dear students and viewers. Next preposition we have here, under. So let us understand this preposition, under preposition, in the same way with rules and their examples. And so let's start understanding the preposition under with its rule and examples. So first rule we have here, under. Under means के नीचे, when something is under something directly, जब कोई चीज एक चीज दूसरी के नीचे डायरेक्टली नीचे हो। जब कोई एक चीज, मान ले कि हम किसी चीज के डायरेक्टली हमने नीचे कोई चीज कहनी है, तब हम अंडर का यूज करते हैं। दे आर वेटिंग अंडर दैट ट्री, वे उस वृक्ष के नीचे बैठे इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, माई शूज आर लाइंग अंडर द बेड, मेरे जूते बेड के नीचे हैं, अंडर द बेड। इज द डॉग अंडर द टेबल, क्या कुत्ता टेबल के नीचे है। सो अंडर मीन्स के नीचे। नेक्स्ट रूल वी हैव, अंडर टू शो कंट्रोल, जब हमने किसी पर कंट्रोल शो करना हो तब हमें अंडर प्रीपोजिशन का यूज करना है। व्हेन वी वांट टू शो कंट्रोल ओवर समथिंग, हम किसी चीज के ऊपर अपना नियंत्रण जाहिर करना हो तब हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हुए ऐसा करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, दिस एरिया इज अंडर माय ऑब्जर्वेशन, यानी ये एरिया मेरी ऑब्जर्वेशन यानी मेरी देख रेख में है। मीन्स एरिया कम्स अंडर योर कंट्रोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ऑल दीज पीपल वर्क अंडर माई इंस्ट्रक्शंस, ये सारे लोग मेरे निर्देशों के अधीन काम करते हैं। यानी द पीपल वर्क्स, these people are in your control, ये लोग आपके नियंत्रण में है। they are working under your control, आपके कंट्रोल में काम कर रहे हैं। so under my instructions. nothing is under my control in this office, यानी इस ऑफिस में मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं है। means to say you have no control in this office over any activities. Next example, next rule we have here, under. To show any work in process, जब हमने कोई चीज की प्रोसेस, कोई काम जो है प्रोसेस में शो करना है तो हम उस टाइम भी अंडर का यूज, प्रीपोजिशन का यूज करके ऐसी बात को बोलते हैं। when some work is in process with when, तो in such way, in that condition we use under prepositions to express our feelings or instruction, whatever is that is. The road is under construction, means to say road की construction process में है। the construction work is going on, so we say under construction. the construction is not complete, the work of construction is going on, so we say it is under construction. next example is that bridge is under construction these days, कि इन दिनों जो ब्रिज है, पुल है, वो निर्माणाधीन है। यानी द वर्क ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, वो जारी है, वो चल रहा है। दैट इज इन प्रोसेस, वो प्रोसेस में है। सो वी से अंडर, द ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन। वी कैन नॉट वर्क अंडर एनी प्रेशर, हम किसी प्रेशर के अधीन काम नहीं कर सकते। मीन्स टू से देयर शुड बी नो प्रेशर एंड टू वर्क, कि काम करने के लिए कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस, कि आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। मीन्स टू से द एप्लीकेशन इज गोइंग थ्रू सम प्रोसेस और सम ऑब्जर्वेशन टू बी कंप्लीटेड इज फाइनल एक्शन। तो आपकी एप्लीकेशन किसी जो है प्रोसेस में चल रही है ताकि वो फाइनली कंप्लीट हो सके। सो वी से अंडर प्रोसेस। then we have to show something in process, then we use under preposition. Next rule we have here, underneath. When
A thing is covered by when a thing is or something is covered by another. जब कोई चीज एक चीज के द्वारा एक चीज दूसरी से ढकी हो. A thing is or something is covered by another. जो एक को दूसरी ढक ले या दबा ले या दूसरी चीज एक चीज दूसरी के नीचे दबी हो, तब हम अंडरनीथ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. द फाइल इज अंडरनीथ द मैटर्स. फाइल गद्दे के नीचे है, मीन्स टू से इट इज डायरेक्ट अंडर द मैटर्स. द फाइल इज डायरेक्टली एंड इन कंटेक्ट. इट मीन्स ये इससे ढकी हुई है या इसके नीचे दबी हुई है, मैटर्स के नीचे. अ डॉग buried underneath the debris of this house. के कुत्ता इस घर के मलबे के नीचे दबा है. It means to say the debris of the house is lying over the body of the dog. Directly the dog is under the debris. जो कुत्ता है मलबे के डायरेक्टली नीचे दबा पड़ा है और वो मलबा है डिब्रीज, वो डायरेक्टली कुत्ते की बॉडी के ऊपर है. सो वी से अंडरनीथ. नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव देयर इज नथिंग अंडरनीथ दिस बैग. इस बैग के नीचे कुछ नहीं है. मीन्स टू से देयर इज नथिंग अंडरनीथ द बैग, यानी बैग के नीचे कुछ नहीं है. मीन्स टू से नथिंग इज कवर्ड विद द बैग, यानी बैग के साथ कुछ नहीं ढका हुआ है या बैग के नीचे कुछ भी नहीं दबा हुआ है. नेक्स्ट, देयर इज ए कॉकरोच अंडरनीथ दिस ब्रिक. इस ब्रिक के नीचे एक कॉकरोच है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस एग्जांपल वेरी इजीली द मीनिंग ऑफ अंडरनीथ. दैट कॉकरोच, देयर इज ए कॉकरोच अंडरनीथ दिस ब्रिक. सो दिस इज द जब हम अंडरनीथ बोलते हैं तो एक चीज दूसरी के नीचे दबी होती है, वो डायरेक्ट उसके टच में होकर नीचे होती है. लेकिन अंडर में क्या होता है, अंडर में डिस्टेंस. व्हेन वी से अंडर, व्हेन वी से द डॉग, व्हेन वी से द डॉग इज अंडर द टेबल, मीन्स टू से देयर इज ए गैप बिटवीन द डॉग एंड द टेबल. टेबल और जो है डॉग के बीच में गैप है, वो डिस्टेंस में उसके नीचे है, ना कि डायरेक्टली उसके नीचे दबा हुआ है. व्हेन वी से माय शूज आर अंडर द टेबल और बेड, मीन्स टू से जो शूज है हमारे बेड के नीचे दबे हुए नहीं है, रखे हुए हैं. बट व्हेन वी से अंडरनीथ, अंडरनीथ मीन्स व्हेन समथिंग इज कवर्ड विद द अदर थिंग. जब एक चीज दूसरे के साथ ढक ली जाए या दबी हो, तब हम अंडरनीथ जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव अंडरएस्टिमेट. इट मीन्स किसी को कम आना. टू एवल्यूएट, इट मीन्स अंडरएस्टिमेट का मतलब हम किसी के इंटेलिजेंसी को कम आंकते हैं, यानी हम उसको डल सोचते हैं. सो वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट अदर. हमें दूसरों की वैल्यू को कम नहीं आंकना चाहिए. नेक्स्ट है वी डोंट अंडरस्टैंड हिज, वी डोंट अंडर एस्टिमेट इज टैलेंट. उसके टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करो, अंडर एस्टिमेट मत करो. अंडर एस्टिमेट, डोंट थिंक दैट ही हैज नो टैलेंट. इसका मतलब है कि ये मत सोचिए कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, और ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन, या कोई वो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है, और ही डजंट हैव अ गुड टैलेंट, या उसके पास कोई अच्छा टैलेंट नहीं है. तो इसका मतलब है नॉट अंडरएस्टिमेट का मतलब टू थिंक अबाउट अदर पर्सन दैट ही इज नॉट इंटेलिजेंट और नॉट और डजंट हैव अ गुड टैलेंट. इसका मतलब है कि दूसरे के अंदर अच्छा टैलेंट नहीं है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये मतलब होता है अंडरएस्टिमेट का. सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट preposition, dear viewers. Here next preposition we have at. So let's understand this preposition also with its rule and example. So following are the use of at as preposition. You निम्नलिखित यूज है at के as a preposition. So first first use we have here. at का मतलब होता है पर, to indicate पर प्लेस और लोकेशन. सो यहाँ पर सी इंडिकेट प्लेस और लोकेशन. जब हमने किसी स्थान या किसी चीज की लोकेशन की ओर इशारा करना है और उसको पर
पर के हिंदी के पर के मीनिंग में बोलना है, तब हम एट प्रेपोजिशंस का एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी हैव वी शैल मीट एट द बस स्टैंड, हम बस स्टैंड पे मिलेंगे। हम बस स्टैंड में नहीं कहते, बस स्टैंड पे मिलेंगे। इट मीन्स बस स्टैंड के किसी भी, बस स्टैंड के बाहर भी मिल सकते हैं, बस स्टैंड के आसपास के जो एरिया होता है उस पर भी मिल सकते हैं, और बस स्टैंड के अंदर भी मिल सकते हैं। तो एट मीन्स एट लोकेशंस का मीनिंग है इट कवर्स ऑल ऑफ द एरिया ऑफ द बस स्टैंड एंड अराउंड द एरिया एंड द एरिया अराउंड द बस स्टैंड। और वो एरिया जो बस स्टैंड के आसपास भी है या बस स्टैंड में है, उसको हम पूरी तरह जब कवर करते हैं जब एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आई सा हिम स्टैंडिंग एट द बस अड्डा, मैंने उसे बस अड्डे पर खड़ा हुआ देखा था। इट मीन्स वही है, तो बस अड्डे के ऊपर, इस बस अड्डे पे खड़ा हुआ देखा था, यानी बस अड्डे पर भी या बस का जो अड्डे का आसपास का एरिया वहां पर भी, इसमें हम एट की लोकेशन, जब लोकेशन में रहते हैं एट प्रेपोजिशन का, उसमें वो आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स मीट एट स्कूल इन द इवनिंग, आओ इवनिंग में स्कूल पे मिले, यानी स्कूल में नहीं, स्कूल का जो आसपास का एरिया होता है उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। सो वी से एट स्कूल, वी कैन सी हिम एट द कंस्ट्रक्शन साइट, हम उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल सकते हैं, यानी द साइट वेयर द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, वी कैन मीट हिम देयर, यानी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, यानी उस एरिया में हम उसको मिल सकते हैं। सो दैट वी यूज एट प्रेपोजिशन हियर, नॉट इन प्रेपोजिशन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमने इन क्यों यूज नहीं किया, इन का मतलब इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इन जो है किसी विद इन बाउंड्री के, यानी जब एक चीज दूसरी के अंदर हो, किसी सीमाओं के अंदर हो, बाउंड्री के अंदर हो, तब हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पर एट कोई स्पेसिफिक बाउंड्री की ओर इशारा नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे एट का लोकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव द बॉल वॉज लाइंग एट द बाउंड्री लाइन, तो बाउंड्री लाइन, बॉल जो है, गेंद जो है बाउंड्री लाइन पर पड़ी थी, यानी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बाउंड्री लाइन के आसपास के एरिया में पड़ी थी, हम ये कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, नेक्स्ट रूल वी हैव, अगला जो रूल हमारे पास है एट टू टेल टाइम और अबाउट टाइम, या जब हमें समय के बारे में बताना हो या समय बताना हो तब हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल बिगिंस एट 9 AM, कि हमारा स्कूल 9 बजे लगता है। वी रीच देयर एट 5 in the evening, हम वहां पर शाम को 5 बजे पहुंचे। सो वी आर टेलिंग अबाउट योर टाइम, सो और अबाउट टाइम, सो वी यूज एट प्रपोजिशन बिफोर ए टाइम पॉइंट। आई वॉज वेटिंग यू एट दैट टाइम, मैं उस समय आपका इंतजार कर रहा था, यानी एट दैट टाइम, here we are telling about not giving at that time means हम उसका मतलब होता है उस समय। now at that time doesn't mean any specific point of time, but in the first two sentences we have given a specific point at 9 at 5, but at that time is not a specific time, it means just time और about that time, ये टाइम के बारे में, ये वो समय, इसका मतलब वो समय। इट डिपेंड्स ऑफ द पर्सन हु इज लिसनिंग हाउ टू अंडरस्टैंड इट, ये जो सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस समय की बात कर रहा है। एट दिस टाइम वी आर इन मीटिंग, इस समय हम मीटिंग में। सो एट दैट टाइम मीन्स होता है उस समय, एट दिस टाइम मीन्स होता है इस समय। एट दैट टाइम मीन्स आई वॉज वेटिंग, इट वॉज ए पास्ट, यानी इट वॉज हियर we are talking about a past time. At this time it means he is talking about a present time, ये एक वर्तमान समय की बात कर रहा है और इसमें पास्ट की बात करिए कि at that time पास्ट होता है और at this time होता है प्रेजेंट में हम जब बात करते हैं। at this time इस समय और at that time उस समय। नेक्स्ट रूल वी हैव हियर, at का यूज हम क्या करते हैं with the names of villages and small cities, छोटे शहरों और गांव के नाम के साथ हम गांव के नाम और छोटे शहरों के नाम के पहले हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फादर इज लिविंग एट करनाल दीज डेज, इन दिनों मेरे पिताजी करनाल रह रहे हैं। करनाल इज ए स्मॉल सिटी। यू आर वर्किंग एट हिसार, हिसार इज ऑल्सो स्मॉल सिटी। एंड यू लिव एट मलकपुर, मलकपुर इज द नेम ऑफ ए विलेज। एंड दीज डेज आई एम स्टेइंग एट मिर्जापुर, इन दिनों मैं मिर्जापुर
ठहरा हुआ हूँ. So these are Karnal, Hisar are the names of small cities, and these Malikpur and Mirzapur are the names of villages. So when we are speaking about some small cities or villages, then we use at preposition before their names according to our sense and sentence. Next sentence we have at. Next rule to tell about the speed of vehicle and सेल रेट ऑफ ए प्रोडक्ट. किसी प्रोडक्ट के सेल रेट बताने हो, हमने किसी व्हीकल की स्पीड बतानी हो, तो हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही ऑलवेज ड्राइव्स कार एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. एट द स्पीड यानी हम वी आर टेलिंग हियर अबाउट सम स्पीड लिमिट. नेक्स्ट, बुलेट ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर भी हियर वी आर ऑल्सो टेलिंग द स्पीड लिमिट ऑफ ए बुलेट ट्रेन. यहाँ भी हम बुलेट ट्रेन की स्पीड लिमिट बता रहे हैं, स्पीड या उसकी चाल बता रहे हैं. सो एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. डोंट ड्राइव एट हाई स्पीड, ज्यादा तेज स्पीड पर मत चलाओ. नेक्स्ट है मिल्क इज सोल्ड एट ₹50 a लीटर. यानी यहाँ पर हम किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की मूल्य की, प्राइस की बात करें तो हम जब बोलते हैं कि दूध 50 रुपए का 1 लीटर मिलता है, यानी एक दूध जो है 50 रुपए पर लीटर बेचा जाता है. नेक्स्ट है ग्रेप्स आर सोल्ड एट ₹80 a kg, के अंगूर 80 रुपए किलो मिलते हैं, यानी 80 रुपए के किलो मिलते हैं. जब प्राइस बताना हो किसी चीज का तो किस दर से कोई चीज मिलती है, जब हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं. Next point we have about at preposition. Next rule we have with the age and places of study. हम जब हमने एज यानी उम्र की बात करनी हो, जब या पढ़ने के स्थान की बात करनी हो, तब भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही गोट मैरिड एट द एज ऑफ 40. उसकी मैरिज 40 की एज में हुई. सी गोट ए गवर्नमेंट जॉब एट द एज ऑफ 25 और एट 25. तो हम कह सकते हैं कि उसने जो है 25 साल की उम्र में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, या एट 20 भी बोल सकते हैं, एट द एज ऑफ 25 भी बोल सकते हैं. माय सिस्टर इज स्टडीइंग एट टैगोर यूनिवर्सिटी. तो हम कह सकते हैं अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो एट टैगोर यूनिवर्सिटी. हम जब हम यूनिवर्सिटी में करते हैं कि यूनिवर्सिटी बढ़ रही है तो हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं. यहाँ पर एट प्रपोजिशन का मतलब है नॉट ए स्पेसिफिक प्लेस. At preposition is used for university, for at Tagore University, but we have used here at because we are not indicating to a specific department, boundary और area. हम यूनिवर्सिटी की किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इन का यूज नहीं किया, इसलिए एट यूज किया गया है. He studies at आर्ट कॉलेज, वह आर्ट कॉलेज में पढ़ता है. I am studying physics at Harvard University. मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है फिजिक्स पढ़ता हूं. देखिए हम मैं बोल रहे हैं, यहां पर एट का मतलब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, इसलिए हमने एट का यूज किया. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, नोट हेयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज मीन्स एज ए होल, नॉट एनी एग्जैक्ट लोकेशन. क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की, पूरी यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें कोई उसके किसी डिपार्टमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, इसलिए एट प्रपोजिशन का हम यूज करें. नेक्स्ट रूल वी हैव हियर, व्हेन यू आर एट का यूज करें व्हेन यू आर गोइंग इन डूइंग, यू आर गुड इन डूइंग समथिंग. जब हम किसी काम करने में, किसी काम करने में मतलब आप एक्सपर्ट होते हैं, तब हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग बोलने में बहुत बढ़िया हूँ. माई फादर इज गुड एट प्लेइंग ड्रम, मेरे पिताजी ढोल बजाने में बहुत अच्छे हैं. रीता वॉज गुड एट मैनेजिंग थिंग्स, रीटा जो है चीजों को मैनेज करने में बड़ी एक्सपर्ट है. यानी व्हेन यू आर इंटेलिजेंट इन डूइंग समथिंग, जब आप किसी काम करने में इंटेलिजेंट होते हो. व्हेन यू आर एक्सपर्ट इन सम सब्जेक्ट, जब आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं तब एट बोलते हैं. दैट आई एम गुड एट इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश में अच्छा हूं. आई एम गुड एट प्लेइंग ड्रम, मैं ड्रम बजाने में अच्छा हूं. नेक्स्ट रूल वी हैव, एट का यूज करते हैं टू टेल द सिचुएशन और डूइंग समथिंग. जब हम किसी काम को करने की सिचुएशन के बीच में होते हैं. व्हेन वी आर इन द
सिचुएशन ऑफ डूइंग समथिंग, जब हम किसी काम को कर रहे हो और उस सिचुएशंस के मिडल में होते हैं तब हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं अपनी बात को बोलते। जैसे एग्जांपल है आई थिंक ही इज एट लंच, यानी मीन्स टू से समवन इज हैविंग लंच। जब कहते हैं वह लंच कर रहा है, यानी वो लंच करने की प्रोसेस में है, ही इज इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग लंच, वो लंच करने की प्रोसेस में है, इसलिए हम आई थिंक हम कहते हैं कि ही इज एट लंच। वी वर एट वॉर दैट टाइम, उस समय हम लड़ाई में थे, मीन्स टू से द वॉर वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, उस समय युद्ध चल रहा था। इन द वॉर वाज इन प्रोसेस, युद्ध प्रक्रिया की स्थिति में था, इसलिए एट प्रपोजिशन का हमने यूज किया। ही इज एट सेमिनार नाउ, इट मीन्स ही इज अटेंडिंग सेमिनार। एट सेमिनार यहाँ पे कहने का मतलब है कि वह सेमिनार अटेंड करने की सिचुएशन में है। ही इज सिटिंग इन सेमिनार एंड अटेंडिंग सेमिनार, लेक्चर और वट एवर देयर इज, और जो भी वहां पे है। तो इन दिस वे वी यूज एट। नेक्स्ट रूल वी हैव हियर सम अदर यूजेस, कुछ और अलग अलग प्रकार के यूजेस है। फॉर एग्जांपल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर, एट नाइट मीन्स रात को, when something takes place at night we say at night, at noon when something takes place at noon, जब दोपहर को कोई बात घटित होती है तो at noon बोलते हैं। aim at होता है निशाना साधना, look at होता है देख, किसी चीज की तरफ देखना, laugh at यानी to laugh at, किसी पर हंसना। these are the meanings, so let's see the example of these things। इसलिए आइए इनकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। for example we have to रीच देयर एट एनी रेट, हमें वहां पर किसी भी हालत में पहुंचना है। एट एनी रेट मीन्स इन एवरी सिचुएशन, एट एनी रेट मीन इन एवरी सिचुएशन, वट एवर यू आर डूइंग बट यू हैव टू लीव दैट एंड रीच देयर, जो भी आप कर रहे हैं आपको वो छोड़ना और वहां पे पहुंचना है। सो वी से वी एट एनी रेट, हम किसी भी रेट में, हम वहां किसी भी हाल में वहां पे पहुंचेंगे। ही हैड डन इट एट ऑल कॉस्ट, उसने इसे हर हाल में कर दिया। ही हेल्ड अ मीटिंग एट नाइट, उसने रात को मीटिंग अरेंज की, ऑर्गेनाइज की। मीन्स मीटिंग टुक प्लेस एट नाइट, रात को मीटिंग हुई थी। द हंटर एम्ड एट द लॉयन, हंटर ने लॉयन पर निशाना साधा। मीन्स टू ही एम्ड एट मीन्स टू टारगेट समथिंग, किसी चीज को टारगेट करा। दे आर लुकिंग एट बोर्ड, वे बोर्ड पर देख रहे हैं, यानी लुकिंग एट बोर्ड्स मीन्स होता है कि हमने टू लुक एट द बोर्ड ऑल ओवर द एरिया ऑफ द बोर्ड और वेयर द टीचर इज टीचिंग। तो एट द बोर्ड होता है कि बोर्ड के पूरे एरिया को देखना जहां पर टीचर पढ़ा रहा होता है। अगर ही इज लुकिंग एट मी, अगर हम कहते हैं कि वह मेरी तरफ देख रहा है, एट मीन्स मीन्स टू ही इज लुकिंग एट अस ऑल ओवर आवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर के को वो निहार रहा है। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। लाफ एट अदर्स में दूसरों पर हंसना। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट preposition we have in. Following are the use of in prepositions. So let's see the uses of in prepositions and with example. So first of all we have in use with years and month names when time is not specific. जब time specific नहीं होता, when time is not specific or exact, we use years और month के name के साथ हम in preposition का use किया। I was born in 1983. Now here only year has been given and not specific time or month or date has been given and been given. We shall celebrate my birthday in July. हम जुलाई में अपना बर्थडे मनाएंगे। Now here is the only name of the month has been given, not any specific date or has been given. यहाँ पर केवल मंथ का नाम दिया गया, कोई स्पेशल डेट नहीं दी गई है, इसलिए we use in. We will return from USA in 2020. हम USA से 2021 में आएंगे। Now here is so we are talking about only year. So we use in preposition. Next rule we have, when something is inside other in stable position. जब कोई एक चीज दूसरी में स्टेबल स्थिर पोजीशन में होती है तब हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।
आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में पेन है। तो यहाँ पर पेन पॉकेट में पड़ा है, यानी मूव नहीं कर रहा, पड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज 5 बुक्स इन हिज बैग, उसके बैग में 5 बुक्स हैं। स्टेबल कंडीशन पोजीशन में है। राम इज स्लीपिंग इन हिज रूम, राम अपने कमरे में सो रहा है। सी हैज अ कप इन हर हैंड, उसके हाथ में एक कप है। सो इन दिस वे when something is in position in something, when we, so in this way we use in preposition. Next rule we have, in का यूज जो किया जाता है टू इंडिकेट शेप, कलर और साइज और पोजीशन। जब हमने किसी चीज के शेप, कलर और साइज और पोजीशन को इंडिकेट करना, की ओर इशारा करना है, तो इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द हाउस इज बिल्ट इन ट्रायंगुलर शेप, घर जो तिकोनी प्रकृति में बना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द हाउस, सो किस शेप में बना है। सो इन प्रीपोजिशन हैज बीन यूज्ड हियर। and the table is not made in correct size. Now where we are talking about the size of the table, so we should use say in. her bag is in a red color, उसका बैग जो है रेड कलर का है। now we are talking about the color of the bag. he is now sitting in correct posture, यानी position, सिटिंग पोजीशन। here we are talking about a sitting position, यहाँ पर हम बैठने की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो उसका जो बैठने का पोस्चर है वो ठीक नहीं है। so we use here in preposition. next rule we have to indicate morning और evening, जब हमने मॉर्निंग और इवनिंग की बात करनी होती है तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he got up early in the morning, वह सुबह जल्दी उठ गया। don't visit me in the morning time, मेरे पास सुबह मत आया करो। सो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल वी हैव some more example using in for evening and morning. let's hold a meeting in the evening, आओ सुबह मीटिंग करेंगे। he met me that day in the evening at 5, वह मुझे उस दिन मुझे सुबह 5 बजे मिला था। in the evening at 5. now we are talking about evening as well as an exact time or point. next example rule we have in to indicate location when something is inside of some boundary. जब किसी बाउंड्री के अंदर या किसी बाउंड्री के अंदर जब कुछ चीज होती है, तब हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब की कोई चीज इन साइड में होती है। दे ऑल आर स्टैंडिंग इन द बस स्टैंड, वो सारे बस स्टैंड में खड़े हैं। मीन्स टू से दे आर नॉट आउट ऑफ द बस, दे आर स्टैंडिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ द बस स्टैंड, वो बस स्टैंड की बाउंड्री में खड़े हैं। नेक्स्ट, आई सा हिम इन दिस होटल, मैंने उसे इस होटल में देखा था। मीन्स टू से उसे होटल की बिल्डिंग में देखा गया था, कि होटल के बाहर का जो कैंपस है उसमें नहीं। अगर हम पूरे बाहर के कैंपस की बात करें या आसपास के एरिया की भी बात करें, तब हम एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर साइड ऑफ द होटल, वहां पर जो होटल के आंतरिक जो है बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर की बात करें। सो वी से इन दिस होटल वी हैव प्लेस्ड हर पर्स इन द ड्रावर। देखिए यहाँ पर फिर इनका यूज किया हमने, क्योंकि हमने उसका पर्स ड्रावर में यानी दराज में रख गया था, तो दराज के अंदर रख दिया था। सो इट इज सेड हियर इन द ड्रावर। आई फाउंड माई फोन लाइंग इन हिज शॉप, मैंने अपना जो फोन है उसकी दुकान में पड़ा हुआ पाया। ये जो फोन जो है, इट वॉज नॉट आउट बट इट वॉज लाइंग विद इन द बाउंड्री ऑफ द शॉप और इन द शॉप, शॉप के अंदर पड़ा हुआ था, शॉप की बाउंड्री के अंदर पड़ा हुआ था, यानी अंदर की तरफ था, बाहर नहीं था। सो इट इज सेड दैट द फोन वाज, आई फाउंड माय फोन लाइंग इन हिज शॉप। माय फ्रेंड वाज इन द पार्क, मेरा मित्र पार्क में था। इट मीन्स टू से वह पार्क की बाउंड्री के अंदर था, इट वाज नॉट आउट ऑफ द बाउंड्री। अगर हमने पार्क के कैंपस की बात करनी है, इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द एरिया अराउंड द पार्क एंड इट्स कैंपस, देन वी कैन से वी यूज एट। माय फ्रेंड वाज एट पार्क बोलेंगे पार्क में था, लेकिन वहां पर जो आसपास का एरिया है, बाहर का एरिया भी उसमें जो है हम इंक्लूड करेंगे, तब हम एट बोलेंगे। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर साइड ऑफ द पार्क, पार्क की जो अंदर की
एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, विद इन द बाउंड्री ऑफ द पार्क, इसलिए हमने इन द पार्क बोला। नेक्स्ट एग्जाम्पल रूल वी हैव टू इंडिकेट और एक्सप्रेस इंटरेस्ट, बिलीफ एंड ओपिनियन। जब हमने किसी इंटरेस्ट की बात करनी हो, किसी विश्वास की बात या किसी विचार की बात करनी हो, अपनी राय की बात करनी है, तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव हियर आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस मूवी, मेरा इस मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या भगवान में विश्वास करते हैं? अब ये बिलीफ की बात होगी हमारी, सो वी यूज इन माई ओपिनियन, अब यहाँ पे हमारे मत, हमारी राय की बात होगी, ओपिनियन की बात। सो इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ गुड लीडर, मेरी राय में वो एक अच्छा नेता नहीं है। वी आर नॉट इन रेगुलर टच विद यू, हम आपके साथ रेगुलर टच में नहीं है, इन रेगुलर टच। सो दिस इज अ फीलिंग और एन आइडिया दैट वी आर नॉट इन रेगुलर टच विद यू, हम आपके साथ रेगुलर टच में नहीं। इन दिस वे we use in prepositions in different way. So dear viewers, here in this video we have learned these some preposition in detail and with their examples and how and where they are used and with their rules and used with the examples. So I think you will understand and learn the English language easily. If you like the video, please subscribe the channel and share and press the bell icon and be updated for more video and for more updates. Thank you very much. Jai Hind.